क्वेश्चन आउट चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का क्लास गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। बिल्कुल। और आज का ये जो डीप डाइव है ना, ये बहुत खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा मिशन है राज्य की कार्यपालिका, यानी जो संविधान का भाग 6 है उसका पूरा एनालिसिस करना। और इसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत, घटना चक्र और एनसीईआरटी जैसे जो हमारे सॉलिड सोर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, इस क्लास में हम सिर्फ फैक्ट्स को रटने नहीं वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इन फैक्ट्स के पीछे का जो क्यों है ना, उसे समझें। मतलब चीजें ऐसी क्यों बनाई गई। सही बात है, तभी तो एग्जाम में कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो चलिए स्लाइड 2 से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में ना एक बड़ी ही दिलचस्प दोहरी व्यवस्था दिखाई गई है। दोहरी व्यवस्था मतलब डुअल सिस्टम? हाँ बिल्कुल, डुअल सिस्टम। यहाँ 2 स्टैंड बने हैं। एक सिल्वर स्टैंड है यानी चांदी का, जो राज्यपाल को दिखाता है, और दूसरा गोल्ड स्टैंड है जो मुख्यमंत्री का है। अच्छा, तो सिल्वर और गोल्ड का क्या लॉजिक है यहाँ? लॉजिक बड़ा सिंपल है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे समझें कि सिल्वर स्टैंड का मतलब है डी ज्यूरे यानी सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख, और गोल्ड स्टैंड है डी फैक्टो मतलब असली या वास्तविक प्रमुख। समझ गए। तो क्या हम इसे एक बड़ी कंपनी की तरह देख सकते हैं, जहां राज्यपाल कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो सिर्फ साइन करते हैं, और मुख्यमंत्री सीईओ हैं जो असली काम करते हैं। अरे, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। सीईओ ही सारा फील्ड का काम संभालता है, और भारत में संसदीय प्रणाली है ना, तो ये बैलेंस होना ही था। राइट। पर अगर हम स्लाइड 7 की तरफ चलें तो ये सिस्टम आया कहां से? यहाँ एक सीढ़ियों वाला विजुअल है। हाँ, ये सीढ़ियां बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन ऐतिहासिक सीढ़ियों पर चढ़ें तो शुरुआत 1774 से होती है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम से। अच्छा, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था? बिल्कुल, अंग्रेजों ने तब सेंट्रलाइज करना शुरू किया था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया विलियम बेंटिक के साथ। तब केंद्र और भी मजबूत हो गया। और फिर 1857 की क्रांति आ गई। हाँ, और वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। वाइसराय मतलब क्राउन का नुमाइंदा है ना? एकदम सही। वहीं से ये केंद्र के प्रतिनिधि वाला आइडिया पैदा हुआ। मतलब एक ऐसा इंसान जो राज्य में बैठे और केंद्र की आंख कान बनकर काम करे। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल कनेक्शन है। अब सीधे स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति की बात है। विजुअल में एक वारंट है, एक आईडी कार्ड है और एक रेत घड़ी है। आईडी कार्ड मतलब योग्यता, राइट? 35 साल की उम्र और भारत का नागरिक होना। हाँ, और वारंट का मतलब है कि राष्ट्रपति खुद अपने साइन से उनकी नियुक्ति करते हैं। पर ये रेत घड़ी वाली बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। अजीब क्यों? वो तो कार्यकाल को दिखाती है ना, 5 साल का टाइम। हाँ, पर ये ऐसी रेत घड़ी है जिसे कभी भी पलटा जा सकता है। मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। बिल्कुल, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा पेंच है। अच्छा, अब स्लाइड 4 और 6 पर आते हैं। यहाँ पावर की बात हो रही है। स्लाइड 4 में गियर्स और पिलर बने हैं। गियर्स मतलब कार्यकारी शक्तियां जो प्रशासन की मशीनरी को चलाती है, राइट? हाँ, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, एसपीएससी के अध्यक्ष को चुनना और सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति सब राज्यपाल करते हैं। और पिलर क्या दिखाता है? पिलर मतलब विधायी शक्तियां, विधानमंडल का सत्र बुलाना, उसे भंग करना, और हाँ, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करना। बहुत पावर है। और के स्लाइड 6 में सिक्के और तराजू भी हैं। सिक्के मतलब वित्तीय अधिकार, बजट रखवाना और धन विधेयक को पूर्व सहमति देना। और तराजू से न्यायिक शक्तियां, जैसे क्षमादान देना और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अगर राज्यपाल सिर्फ वो सिल्वर स्टैंड है, मतलब नाम मात्र का प्रमुख, तो उनके पास गियर्स, पिलर, तराजू, ये सब इतनी पावर क्यों है? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? देखिए, ये विरोधाभासी लगता है पर है नहीं। असल में ये सारी पावर वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो मुख्यमंत्री के सलाह पर काम करते हैं। अच्छा, तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल, ये बस एक संवैधानिक संतुलन बनाने के लिए है, ताकि अगर कभी राज्य की सरकार कुछ गलत करे तो एक चेक एंड बैलेंस बना रहे। समझ गया। अब स्लाइड 5 पर एक बड़ा सा वीटो पावर का फ्लो चार्ट है, आर्टिकल 200 के तहत। इसमें 4 रास्ते दिखाए गए हैं। हाँ, जब कोई बिल पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। रोक लें मतलब विथहोल्ड कर लें, तो वो कानून नहीं बनेगा। तीसरा रास्ता है कि वो बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। पर हाँ,
धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। बिल्कुल। और चौथा रास्ता क्या है? चौथा रास्ता ये है कि वो बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दें। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि जैसे ही बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, राज्यपाल का काम खत्म। पूरा कंट्रोल केंद्र के पास आ जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ा वेपन हो गया केंद्र के पास। और सिर्फ यही नहीं, स्लाइड 8 देखिए। आर्टिकल 163 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, मतलब अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत। अच्छा, जैसे त्रिशंकु विधानसभा के टाइम पर जब किसी को मेजॉरिटी ना मिले। हाँ, तब वो खुद तय करते हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनने का मौका देना है। और उससे भी बड़ी बात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ओहो, मतलब जब संकट आता है तो वो नाम मात्र से सीधे एक निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल, संकट के समय वो असली बॉस बन जाते हैं। चलिए, अब बहुत हो गई राज्यपाल की बात। स्लाइड 9 और 10 पर चलते हैं, जहां पूरा फोकस मुख्यमंत्री पर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, जो हमारे असली गोल्ड स्टैंडर्ड है। राइट। आर्टिकल 163, 164 और 167। 164 कहता है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, योग्यता है 25 साल उम्र। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। वो 6 महीने वाला रूल ना? हाँ, अगर कोई विधायक नहीं भी है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा। ये रूल बहुत फ्लेक्सिबल है, कई बार बाहर से अच्छे लीडर्स लाने के लिए बहुत काम आता है। और उनका रोल समझने के लिए स्लाइड 11 देखिए। यहाँ एक त्रिकोण या ट्रायंगल बना है और मुख्यमंत्री इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो ये ट्रायंगल किन 3 चीजों को जोड़ रहा है? पहली तरफ है मंत्रिपरिषद, मतलब किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये सीएम तय करते हैं। दूसरी तरफ है राज्यपाल। हाँ, आर्टिकल 167 के तहत सरकार के सारे कामों की जानकारी राज्यपाल को देना सीएम का ही काम है। बिल्कुल। और तीसरी तरफ है विधानमंडल, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, मतलब वो एक तरह से पूरी प्रशासनिक धुरी हैं। और इस पूरी धुरी को जो चीज एक साथ बांधती है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। स्लाइड 12 पर जो समुद्र में तैरते जहाज का विजुअल है ना, वो इसी के लिए है। अच्छा, तो ये जहाज वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? ये आर्टिकल 164 में है। इसका मतलब है कैबिनेट के सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। मतलब अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होगा? तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक मंत्री की गलती पूरी सरकार को ले डूबती है। अरे बाप रे। इसके अलावा सीएम को एक क्राइसिस मैनेजर भी कहा गया है और वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी होते हैं। हाँ, वो राज्य की आवाज होते हैं केंद्र के सामने। तो अगर हम स्लाइड 13 पे जाएं तो यहाँ एक क्विक समरी टेबल है। उम्र 35 वर्सेस 25 साल, पोजीशन डी ज्यूरे वर्सेस डी फैक्टो, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वर्सेस बहुमत के आधार पर राज्यपाल द्वारा। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है, एकदम दिमाग में छप जाती है। पर मैम, जब एक ही राज्य में 2 पावर सेंटर होते हैं, एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री, तो टकराव होना तो तय है ना? बिल्कुल तय है। और यही हमारी स्लाइड 14 का फोकस है, संवैधानिक घर्षण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन। हाँ, यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमीशंस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए हैं। इसमें सबसे पहला है 1988 का सरकारिया आयोग। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि राज्यपाल एक आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब राज्य के बाहर का व्यक्ति, ताकि वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, है ना? हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल एकदम आखिरी विकल्प होना चाहिए। और फिर 2010 में पुंछी आयोग आया। पुंछी आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स होना चाहिए और उन्हें हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि वो बिना डर के काम कर सकें। वो जो रेतघड़ी वाला डर था ना, वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है एसआर बम्बई केस 1994 का। हाँ, इसके बारे में तो बहुत चर्चा होती है, क्योंकि इस केस ने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 अब जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। अगर आपने गलत तरीके से सरकार गिराई तो कोर्ट उसे वापस बहाल कर सकता है। अरे वाह। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक कर नहीं बैठ सकते। हाँ। उन्हें यथाशीघ्र बिल वापस करने होंगे। हाँ। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो सुप्रीम कोर्ट बस ये पक्का कर रहा है कि जो नाम मात्र का प्रमुख है वो चुनी हुई सरकार के काम में बेवजह टांग ना अड़ाए। बहुत खूब। तो चलिए, बातों ही बातों में हमने आज के लेक्चर को बहुत ही आसान भाषा में कवर कर लिया। आज हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पूरा स्ट्रक्चर, उनकी पावर्स, उनके बीच का टकराव और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सब समझ लिए। बिल्कुल।
और आखिर में मैं बस एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बताइए। आप लोग कल्पना कीजिए कि जब केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार होती है और राज्यों में किसी विरोधी पार्टी की, तब क्या ये जो किताबी नियम है ये जमीनी स्तर पर उतनी ही आसानी से काम करते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर तो अलग से एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। एंडिंग में सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आपकी निरंतरता ही आपको सफलता तक ले जाएगी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।